फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के धर जिले के एक छोटे से गांव गोंदीखेड़ा चरण के रहने वाले देवकृष्ण पुरोहित की, जो घर का इकलौता बेटा और अकेला सहारा है। वो मसालों का एक व्यापारी है और कड़ी मेहनत करके अपनी माँ, बहन और बीवी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। फिर आती है 6 अप्रैल 2026 की वो भयानक रात, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रात के लगभग 1:45 होंगे जब देवकृष्ण के कमरे से उसकी पत्नी प्रियंका पुरोहित के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि न केवल उसकी मम्मी और बहन बल्कि उनके मोहल्ले वालों की भी ये आवाज़ सुन के नींद टूट जाती है। जब वो देवकृष्ण पुरोहित के कमरे में भागकर देखते हैं तो वहाँ के दृश्य देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा देवकृष्ण पेट के बल बेड में खून से लथपथ पड़ा हुआ है और पास के ही कमरे में जाकर देखते हैं तो उनकी बहू ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हैं और बहुत ही बदहवास हालत में रो रही थी। तभी जब बहू के हाथ पैर खोले जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि यहाँ यह सब कैसे हुआ, तो बहू उन्हें रोते रोते बताती है कि जब वह सो रहे थे तो 3-4 नकाब पहने और हाथ में हथियार लिए चोर उनके कमरे में घुस गए थे और उन्हें धमकाते हैं कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो उन्हें जान से मार देंगे। मार के डर से प्रियंका और देवकृष्ण के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। फिर उनमें से एक चोर पत्नी प्रियंका को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और देवकृष्ण के पास खड़ा चोर उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी भी तरीके की हरकत या शोर मचाने की कोशिश की तो उसकी पत्नी को मार देगा। पत्नी के जान के डर से देवकृष्ण बिल्कुल भी बोल नहीं पाता और जो चोर चोरी करने के इरादे से उस घर में घुसे थे, कमरे की अलमारी का ताला खोलकर वहां से चोरी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच देवकृष्ण मौका पाकर उन लोग को रोकने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक चोर देवकृष्ण के सिर पर बहुत तेज वार करता है, जिससे देवकृष्ण वहीं बेड पर गिर जाता है। चोरी के काम को ख़त्म करने के बाद वो चोर वहां से भाग जाते हैं। चोरों के भागने की आहट सुनकर अब प्रियंका हिम्मत करके मदद की गुहार लगाती है। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत ही वहां पहुंच जाती है। अब एमपी की यह घटना तेज आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर में सिर्फ यही चर्चा चल रही होती है। पुलिस जब प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका उन्हें भी वही बयान देती है जो उसने बाकी गांव वालों को दिया था। प्रियंका के मुताबिक घर के 50,000 रुपये नकद और लगभग 5.5 लाख के जेवर चोर चुरा कर भागे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी वारदात की जगह पर पहुंचती है और उस कमरे का कोना कोना की छानबीन करनी शुरू कर देती है। पूरी फॉरेंसिक टीम की जांच के अनुसार जो फॉरेंसिक टीम पुलिस को बताती है, यह सुनकर पुलिस के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। फॉरेंसिक टीम उन्हें बताती है कि देवकृष्ण के शरीर पे सिर्फ सिर पर ही बहुत तेज वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है, मगर उसके पूरे शरीर में किसी भी तरीके की हाथापाई के निशान नहीं है। इससे पुलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और एक सवाल जो पुलिस के मन में हमेशा से ही था, वह पुलिस सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देवकृष्ण पुरोहित के जस्ट बगल वाले कमरे में ही उसकी माँ और बहन सोई हुई थी, मगर उन्हें किसी भी तरीके की आहट नहीं आती। उनके बगल वाले कमरे में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उन्हें आवाज़ या किसी भी तरीके की आहट तक नहीं आती। जब पुलिस उनकी माँ और बहन से इस बारे में पूछती है तो उनका भी यही कहना होता है, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। यह सुनकर पुलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर उनके मन में एक ख्याल आता है कि अगर चोर उस घर में चोरी करने के इरादे से घुसे हैं तो किसी न किसी ने तो उनको आते जाते ज़रूर देखा होगा या आसपास के कैमरे में उनकी फ़ोटो ज़रूर आई होगी। अब पुलिस आसपास के एरिए में पूछताछ करना शुरू कर देती है या किसी कैमरे में उन्हें ढूंढती है कि अगर शायद ही किसी कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाए, पर उन्हें किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस एक प्लान बनाती है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं पर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। चीज़ें हमारे सामने घट रही होती हैं पर हम उसे समझ नहीं पाते।
पुलिस वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि प्रियंका अपने बयान में हर बार कुछ न कुछ नया बदलाव दे रही है, जिससे पुलिस के मन में प्रियंका को लेकर शक पैदा होता है। मगर पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है, जिससे के कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर अब वह आसपास के एरिया के साथ साथ पुलिस उस घर के हर कोने कोने की जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस के हर कोने की जांच करने के बाद उन्हें कोने में, जो कि बड़ी चतुराई से छुपाए गए थे, वो 50,000 रुपये और 5.5 लाख के जेवर, जिनकी प्रियंका अपने हर बयान में बात कर रही थी। जब पुलिस प्रियंका से इस बारे में पूछती है कि यह जेवर और नकद कैसे आए, तो प्रियंका कहती है उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पुलिस प्रियंका को अपने हिरासत में लेती है और ज़बरदस्ती उनके साथ पूछताछ करती है, पर प्रियंका अपने हर बयान में अड़ी रहती है कि उसे नहीं पता कि यह जेवर और नकद कैसे आए, वह तो दूसरे कमरे में थी। पुलिस चोर ने इसका क्या किया, कैसे रखा, या चुराया भी या नहीं चुराया, उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। फिर अब पुलिस वालों के हाथ एक ऐसी चीज़ लगती है जिससे प्रियंका के मुंह से सारा सच उगलवाने के लिए काफ़ी था। अब पुलिस वालों के हाथों में व्हाट्सएप की चैट और प्रियंका की कॉल हिस्ट्री आ चुकी थी, जिसे प्रियंका डिलीट कर चुकी थी। मगर हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे हम अब डिलीटेड मैसेजेस या कॉल हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, उससे उसकी सारी हिस्ट्री निकाली गई। उस नंबर को चेक करने पर पता चला कि प्रियंका देर रात तक जिस नंबर पे चैट या बात करती थी, उस नंबर को ढूंढने पर पता चला कि वह कमलेश पुरोहित नाम के 32 साल के एक आदमी का है, जो कि शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। जब पुलिस प्रियंका से कमलेश के बारे में पूछती है तो उसके चेहरे के रंग ही बदल जाते हैं। पहले तो प्रियंका कहती है कि वो कमलेश नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती, मगर जब पुलिस उसके साथ सारे कॉल रिकॉर्ड्स और चैट का चिट्ठा प्रियंका के सामने रखती है, तो प्रियंका हार मान लेती है और सारा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही अपने पति को मारा है। मगर आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिससे उसने अपने पति को जान से मार दिया? यह जानने के लिए हम देवकृष्ण और प्रियंका के अतीत के बारे में जानते हैं। बात है 1999 की, जब देवकृष्ण के पिता, जो कि एक जनरल स्टोर चलाते थे, अपनी दुकान का सामान लेने के लिए इंदौर जाते हैं, मगर वहीं उनका अपहरण हो जाता है। खूब छानबीन करने के बाद भी उनका पता नहीं चलता। कुछ सालों तक पता न चलने पर लोग उन्हें मृत मान लेते हैं। तब देवकृष्ण की उम्र बहुत ही कम थी। पहले तो माँ ही अपने बच्चों को संभालती थी, मगर पिता के ना होने पर देवकृष्ण के कंधों पर बहुत ही कम उम्र में ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। वह मसालों का बिजनेस शुरू करता है और घर की सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा लेता है। साल 2015 में जब देवकृष्ण सिर्फ 17 साल का था, तो उनकी माँ को लगता है कि उनकी बेटे की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि उनके समाज में शादी जल्द ही हो जाती है। तो वह अपने बेटे की शादी अपने ही परिवार के जानने वाले की 15 साल की बेटी प्रियंका से कर देती हैं, क्योंकि अभी दोनों नाबालिग हैं। तो प्रियंका के घर वाले प्रियंका को अभी ससुराल नहीं भेजते। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर साल 2020 में जब प्रियंका 21 साल की हो गई, तब उसका गौना यानी कि उसकी विदाई की बात उठी, जैसा कि पहले तय हुआ था। तभी प्रियंका अपने घर वालों से ससुराल जाने से मना कर देती है, मगर अपने घर वालों के बार बार समझाने पर दबाव में आकर वह अपने ससुराल जाने को तैयार तो हो जाती है, मगर उसका ससुराल में कभी भी मन नहीं लगता, क्योंकि प्रियंका को अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। प्रियंका बार बार अपने पति के काले रंग की वजह से उसे जलील करती है और उससे कहती है कि वह उसे डिजर्व नहीं करता। वो तो उन दोनों की शादी बचपन में ही करा दी गई थी, वरना वह कभी भी शादी के लिए नहीं मानती। वह बार बार बहाना करके अब अपने घर चली जाती थी। फिर आता है साल 2021, जब प्रियंका के फ़ोन में एक अनजान व्यक्ति का बार बार मैसेजेस आता है। तो पास खड़ी उसकी नंद ज्योति को उस मैसेजेस को देखकर उसे कुछ संदेह होता है। जब ज्योति अपनी भाभी से यानी कि प्रियंका पुरोहित से इस मैसेजेस के बारे में पूछती है, तो वह नाराज़ हो जाती है
इससे दोनों के बीच में लड़ाई होती है और प्रियंका गुस्से में अपने मैके चली जाती है। फिर वह 1 साल तक अपने मैके से नहीं आती, बार बार समझाने पर भी ससुराल नहीं आती। फिर जब उसे बहुत समझाया जाता है कि उसे ससुराल चले जाना चाहिए, कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी, तो वह कहती है कि सिर्फ 3 शर्त अगर उसकी पूरी कर दी जाए तभी वह अपने ससुराल जाएगी। तो उसकी 3 शर्तों में पहली शर्त होती है कि पहला तो उसके फ़ोन कोई भी चेक नहीं करेगा। दूसरी शर्त होती है कि वह घर का कोई भी काम नहीं करेगी जब तक उसका मन ना हो। तीसरी शर्त होती है कि उसके लिए एक पार्लर खुलवाया जाए जैसा कि उसका हमेशा से मन होता है। एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे का घर बचाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है, वह अपनी बहू की हर बात मान लेती है और इससे बहू उसकी घर वापस आ जाती है। फिर एक दिन उसका पति देवकृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका पुरोहित को एक अनजान शख्स से यानी कि दूसरे आदमी से बात करते देख लेता है, तो उसे शक हो जाता है कि उसकी पत्नी का किसी और बंदे के साथ चक्कर चल रहा है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर इन सब से परेशान होकर प्रियंका, जो एक कमलेश पुरोहित से साल 2017 से ही प्यार करती थी, उसके साथ रहने का सपना संजोए हुए थी, अपने पति को उसके साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के बारे में सोचती है और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है कि जो उसके काम को बहुत ही सावधानी से अंजाम दे सके। आखिर में कमलेश पुरोहित का एक दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आता है, जो कहता है कि 1 लाख में वह उसका सारा काम कर देगा। फिर 30 मार्च 2026 को प्रियंका अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। पहले तो यह प्लान 4 अप्रैल 2026 को बनता है, मगर उसके दोस्त को जो उसका यह काम करने वाला था, उसको कुछ ज़रूरी काम पड़ जाने के कारण यह प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया जाता है। फिर 6 अप्रैल 2026 की रात, जैसा कि प्लान हुआ था, प्रियंका रात को खाना खाने के बाद उसका मेन गेट खुला छोड़ देती है, जिससे उसका प्रेमी और उसका साथी अंदर घुस सके। और प्लान के मुताबिक जब देवकृष्ण पुरोहित गहरी नींद में सो रहा था, उस समय उसका दोस्त घर में घुसकर उस पर तेजी से वार कर देता है, जिससे देवकृष्ण तुरंत ही बेड पर अधमरी हालत में गिर जाता है। उसके बाद उसका दोस्त तो बाहर निकल जाता है, मगर उसका प्रेमी वहीं रुक जाता है। बेड पर अधमरे पड़े देवकृष्ण के सामने ही प्रियंका और उसका प्रेमी शारीरिक संबंध बनाते हैं, मानो वह उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि उसके मरने से पहले वो दोनों एक हो चुके हैं। इसके बाद कमलेश पुरोहित भी गेट के रास्ते बाहर निकल जाता है और जैसा कि तय हुआ था कि कमलेश के जाने के 15-20 मिनट बाद प्रियंका अपना रोने का नाटक शुरू कर देती है, लेकिन केवल मात्र 36 से 48 घंटे के अंदर ही झूठ से पर्दाफाश हो जाता है। यह सच सुनकर तो उसकी माँ और मोहल्ले वालों के होश ही उड़ जाते हैं। अब प्रियंका और प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस घटना में गलती क्या पूरी तरीके से सिर्फ प्रियंका पुरोहित की थी? मेरे हिसाब से तो नहीं। थोड़ी गलती तो इस समाज की भी थी, जो प्रियंका और देवकृष्ण की शादी तब करा दी गई थी जब उन्हें इस बात की समझ भी नहीं थी कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक प्यार का रिश्ता है। प्रियंका के बार बार मना करने के बाद भी उनके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ससुराल भेजा। अगर वह यह बात समझ जाती कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, तो शायद आज देवकृष्ण अपने घर में का जो इकलौता सहारा था, जिंदा होता। प्रियंका भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, हमें अपने इस समाज की मानसिकता को बदलना चाहिए। बाल विवाह जैसी रीत को बंद कर देना चाहिए और उन्हें अच्छी सीख देनी चाहिए, ताकि वह इस बात को समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।